गाजीपुर का क्या माहौल है? मुख्तार अंसारी के बड़े भाई लड़ रहे हैं उनका तो भाई उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए उनकी उम्मीद है जीतने की, बस यही है। पूर्वांचल में तो जहाँ तक है पूरा इंडिया गठबंधन ही है। कुशीनगर महाराजगंज में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इधर आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया में बड़े अच्छे आदमी को दिया। 400 पार का जो इनका नारा है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये 400 पार का नारा इन्होंने इसलिए दिया कि पब्लिक को भ्रम में डाला जाए, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर बुलबुला है, अंदर कुछ नहीं है। अब ये कह सकते हैं आपके एक अधिवक्ता के नाते मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो पिछले 10 वर्षों में लोगों ने जो झेला है, तमाम तरीके की दुश्वारियां, तमाम तरीके की दिक्कतें, और नॉन जेन्युइन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जिन मुद्दों का हमसे आपसे कोई मतलब नहीं। नाम अकरम हाशमी है। चश्मा यार बड़ा अच्छा है आपका, कहाँ से लिए? शुक्रिया। ये यही इलाहाबाद से लिए थे हम चश्मा जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ लोकसभा में? हमारे यहाँ, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो सुल्तानपुर है। वहाँ से मेनका गांधी जी लड़ रही हैं। महंगाई चरण छुए हुए है, महंगाई पे कोई रोक नहीं। पैसा आता है, पैसा पता नहीं चलता क्या होता है। तेल 200 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, आटा साला 50-40 रुपए किलो। कहाँ से आदमी खाएगा बताइए, क्या पहनेगा, क्या अब बच्चे बीमार हो गए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। लोकसभा चुनाव 2024 को हम लगातार कवर कर रहे हैं, और इस समय हम इलाहाबाद के एक मशहूर चौराहे पर हैं जिसका नाम इंडियन प्रेस चौराहा है। इंडियन प्रेस चौराहा अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, बौद्धिक लोग यहाँ पर आते हैं, विमर्श करते हैं। और चूँकि लोकसभा चुनाव है तो राजनीतिक चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी बौद्धिक लोग हैं यहाँ बातचीत करने के लिए, चाय पीने, विमर्श करने आते हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि क्या माहौल है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है, मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। तो अमित जी बताइए क्या माहौल है शहर का? देखिए, माहौल तो आप मीडिया के व्यक्ति हैं, घूम रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। माहौल तो ऐसा है कि पूरी तरीके से मेरे नज़र में, मेरे दृष्टिकोण से जो माहौल है, माहौल एक तरफा है। इसलिए कि ये ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसमें जाति पात सारे बंधन टूट गए हैं। एक तरफा मतलब? रोजगार और विकास की बात हो रही है, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है जो हम देख रहे हैं। अब ये कह सकते हैं आपके एक अधिवक्ता के नाते मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो पिछले 10 वर्षों में लोगों ने जो झेला है, तमाम तरीके की दुश्वारियां, तमाम तरीके की दिक्कतें, और नॉन जेन्युइन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जिन मुद्दों का हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। मंदिर में आपका इलाज होगा, मंदिर में पढ़ाई तो होगी नहीं। अभी कोविड का दौर आप देखिए, काम कौन सा आया? अस्पताल काम आया, कभी मंदिर तो हमारे काम आया नहीं। तो सरकार ये कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन सा काम हो रहा है? जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है? हम तो नहीं देख रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम होता तो लोगों को रोजगार भी मिलता। कितना किसी को रोजगार मिल रहा है, आर्थिक रूप से लोग बहुत पीछे हो गए। बाजारों की स्थिति देख लीजिए, बाजार सुने हैं, जो है शोरूम्स में सामान पड़ा है, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ? मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। अच्छा, इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक फूलपुर है और एक इलाहाबाद है। इलाहाबाद लोकसभा सीट का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े, यहाँ बहुगुणा जी चुनाव लड़े, इवन लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ से चुनाव लड़े। यहाँ से इंडिया गठबंधन से उज्जवल रमण सिंह लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी से नीरज प्रताप सिंह हैं, नीरज प्रताप त्रिपाठी। क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नीरज त्रिपाठी जी का कोई राजनीतिक वजूद नहीं रहा है। उनके पक्ष में सिर्फ एक चीज़ है कि वो केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, बाकी और कोई उनका राजनीतिक वो नहीं। उज्जवल रमण सिंह का अपना एक राजनीतिक इतिहास है, सिर्फ उनके साथ रेवती रमण सिंह का इतिहास नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से 2-2 बार विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो अगर देखा जाए तो कैंडिडेट वाइज भी उज्जवल रमण सिंह नीरज त्रिपाठी पे भारी है। नीरज त्रिपाठी के पक्ष में सिर्फ एक चीज़ है कि वो केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, बाकी उनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और फूलपुर की क्या स्थिति है? फूलपुर की स्थिति बहुत अच्छी है, आप तो घूम रहे हैं, देख ही रहे होंगे। हमें लगता है इंडिया गठबंधन वहाँ भी जीतेगा। नहीं तो आप तो जैसे बता रहे हैं यहाँ पे बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में है, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? 400 पार का जो इनका नारा है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये 400 पार का नारा इन्होंने इसलिए दिया कि पब्लिक को भ्रम में डाला जाए, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर बुलबुला है, अंदर कुछ नहीं है। सारी चीज़ें ख़त्म है, उनको खुद पता है कि हम हार रहे हैं। आप उनके रैलियों का भाषण देखिए, वो अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात कही है
उन्होंने कहा कि हमको 400 इसलिए चाहिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो राम मंदिर को तोड़ देगी, उस पर बुलडोजर चला देगी। इस पर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ ये है कि राम मंदिर जो मुद्दा है, इस पे प्रधानमंत्री को तो बात ही नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था। पहली चीज़ ये है कि जब मामला सब जुडिस था, आप भी जानते हैं कि न्यायालय में जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उस पर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन बीजेपी उस मुद्दों को लेकर घूमते रहे। अच्छा, आचार संहिता में भी ये बात है कि आप रिलीजियस टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन पे क्या स्टैंड, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। हमारे यहाँ ये है कि सभी धर्मों का एक समान सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। ये ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी धर्म का बहुमत है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो सोचे कि हम राम मंदिर का उद्घाटन कर लेंगे, राम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर स्थिति है कि वो फैजाबाद की सीट हारने जा रहे हैं। फैजाबाद की सीट पे कांटे की लड़ाई है, जहाँ पे राम मंदिर खुद बना हुआ है। सॉरी, फैजाबाद को इन्होंने अयोध्या कर दिया है। अयोध्या की जो सीट है, राम मंदिर जहाँ बना हुआ है वहाँ की सीट ये हार रहे हैं। बाकी जगह के असर की तो बात छोड़िए। और अब हमारे साथ हैं जिनको मैं जानता हूँ, सानिक भाई। इलाहाबाद में सोशली बहुत एक्टिव हैं आप, और सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता लगातार बनी रहती है। मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ। सानिक भाई, क्या कहते हैं इस बार, क्या माहौल है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आप हमारे चौराहे पे आए और चाय पी रहे हैं मेरी, लेकिन आपने कभी मौका नहीं दिया। चाय के साथ कुछ और भी हो जाए, लेकिन हमेशा आप चाय के लिए जो है मैंने चाय के साथ सियासी चुस्की चल रही है, उस पर बातचीत की जाए। अब आप आए हैं, इसकी खुशी है। आप जो कहिए मैं बोलूँ पे। बताइए क्या माहौल है इस बार? हमारे सीनियर जो अमित भाई बोले हैं वही माहौल है, परिवर्तन की बहार है। अब परिवर्तन होना है। तो इस बार जो है शहर से किसको जितवा रहे हैं आप? शहर से देखिए, फूलपुर वाले में हम लोग लोकसभा में है, अमरनाथ मौर्य जी अच्छे कैंडिडेट मिले हैं और जमीनी स्तर के आदमी हैं। लेकिन जो उनके सामने प्रवीण पटेल लड़ रहे हैं वो भी बहुत जमीनी स्तर के आदमी हैं, और उनका टिकट भी इतना मजबूत टिकट है कि उसको हम कुछ कह नहीं सकते। प्रवीण पटेल भी मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन चुनाव तो वही 4 जून को पता चले कौन जीते कौन हारेगा। लेकिन हम लोग की कोशिश तो भाई इंडिया गठबंधन की ये है। बताइए, आपको क्या लगता है बीजेपी कितने सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश बीजेपी की हमको 30 से 35 सीट लग रही है, और बहुत अच्छा अगर कर गए तो 40 सीट करेंगे। लेकिन जो आकलन जा रहा है 30 से 35 सीट का जा रहा तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से 25 सीटों का नुकसान? है। 25 सीट का नुकसान होगा, और उम्मीद है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी साथ बचाव कर रहे हैं, थोड़ा और तेजी कर दे तो हम लोग 50 पहुँच जाएंगे। अच्छा, मेरी जहाँ तक जानकारी है, आप मऊ के हैं ना? हाँ, तो मऊ में क्या माहौल है? मऊ में तो वही इंडिया गठबंधन राजीव राय जी लड़ रहे हैं। अच्छा माहौल है उनका, क्योंकि राजभर जी जो तबादला अपना करा लिए थे, कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो राजभर जी अगर गाजीपुर का क्या माहौल है? मुख्तार अंसारी के बड़े भाई लड़ रहे हैं वहाँ। उनका तो भाई उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए उनकी उम्मीद है जीतने की, बस यही है। पूर्वांचल में तो जहाँ तक है पूरा इंडिया गठबंधन ही है। कुशीनगर महाराजगंज में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इधर आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया में बड़े अच्छे आदमी को दिया, सनातन पांडे जी को दिया। अच्छा, इलाहाबाद से कई जो इलाहाबाद के आसपास कई जिले हैं, मैं एक एक करके उनसे पूछता हूँ, आप उसमें बताइए। एक जिला है प्रतापगढ़, उस पर कौन जीत रहा है? प्रतापगढ़ में राजा भैया के साथ बड़ी उपेक्षा हुई, उनको मतलब वो हिसाब इज्जत नहीं दी गई। राजा भैया बहुत बड़ी चीज़ है, और छोटी मोटी चीज़ नहीं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे और निर्दलीय विधायक रहे हैं। उनको जो है इन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया अमित शाह ने, ये गलत चीज़ है। और राजा भैया की हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले के हैं और मजबूत हैं। राजा वजह लोकतंत्र में कौन होता है? नहीं, राजा भैया नाम है उनका, लोकतंत्र में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, राजा भैया एक मजबूत चीज़ है, लेकिन हाँ अमित शाह ने बहुत गलत उनके साथ किया। कुंडा है, उनको बताया। प्रतापगढ़ में ये बताइए क्या है स्थिति? कौन जीतेगा? राजा भैया जाएंगे, राजा भैया के पास देखिए शोएब अख्तर वाली बाउंसर है उनके पास, जहाँ बाउंसर मार देंगे वो मरना है उसको। बगल में कौशाम्बी, उसकी क्या? कौशाम्बी में भी राजा भैया राजा भैया कोई तोड़े नहीं है। बता बगल अमेठी में भैया देखिए, वो जो शर्मा जी को लड़ा रहे हैं वो जमीनी स्तर के आदमी है, और स्मृति ईरानी का विरोध है वहाँ पे। उसके बगल रायबरेली में तो प्रधानमंत्री फ्यूचर के राहुल गांधी। रायबरेली के बगल अमेठी, सुल्तानपुर में देखिए, सुल्तानपुर का फाइट तो बहुत तगड़ा है, मैं उस पर कुछ कहूँगा नहीं। 50-50 की लड़ाई है, लेकिन पुराने लोग जितने हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, ये है। आपकी बातचीत से लग रहा है कि इलाहाबाद के भविष्य के आप विधायक हैं। ऐसा नहीं है, लगे रहिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वाकिफ कलाम। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी MA अरेबिक का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभी आप पढ़ रहे हैं इलाहाबाद में? अच्छा, ये बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या माहौल? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अभी जो है बहाल नहीं हो पाया है। छात्रों की जो है फीस पे बढ़ोतरी जो है 400% बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके लिए हम लोग को बड़ी जो है तकलीफ होती है। जो है सेशन जो है पढ़ाई लिखाई
हो नहीं रही है, एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है। अच्छा, 2014 में जब से इनकी केंद्र में सत्ता आई है, चूँकि आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो यूनिवर्सिटी स्तर पर क्या स्थिति है? इसकी रैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा गिर गई है। जिस हिसाब से इसको जो है ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, अब ये ऑक्सफोर्ड का जो है माहौल अब नहीं रहा है। ठीक है, इसकी रैंकिंग दिन प्रतिदिन जो है गिरती जा रही है। यहाँ पे जो है छात्रों पे जो है एक तरह से जो है पूरी तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है। एमए अरेबिक की मैं बात करूँ तो अरेबिक डिपार्टमेंट जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अरेबिक आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मुगराबाद। जौनपुर में आपके यहाँ तो बड़ा खेल हो गया है धनंजय सिंह के साथ। हाँ, धनंजय सिंह के साथ खेल हो गया, अब क्या किया जा सकता है। दबाव में ऐसा हुआ? हाँ, जाहिर सी बात है, दबाव में ही ऐसा हुआ है। अब जो है ये सरकार को हम बोलते हैं डिक्टेटर। जैसे हमारा जो है ये पूरी तरीके से ये जो है दबाव डाल के जो है किसी चीज़ को अगर हासिल नहीं कर पाते लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। ये दबाव डाल के जो है लोगों को जो है अपनी तरफ जो है मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इनका कोई अच्छे काम बताइए, 10 साल में मोदी ने कोई अच्छा काम किया हो? मेरे हिसाब से जो है इन्होंने जो है रोड जो है बहुत अच्छी करी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत अच्छा जो है कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और मेरे हिसाब से जो है अब जो है इस सरकार को जो है जाने का टाइम जो है अब आ गया है। लोगों को जो है ये एक तरीके से बस जो है लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि जो है अभी यूपी पुलिस वाला हुआ था, यूपी पुलिस में इन्होंने जो है एक तरह का लॉलीपॉप दिया कि हम जो है इतनी वैकेंसी लेकर आए हैं, 60,000 62,000 लेकर आए हैं। फिर बाद में ये जो है पूरा जो है ख़त्म कर देते हैं माहौल। पेपर लीक करवा दे रहे हैं, ये करवा दे रहे हैं, वो करवा दे रहे हैं। इससे बच्चे क्या करेंगे बताइए? अच्छा, ये बताइए, मैं एक सवाल आपसे सियासी सवाल पूछ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव जिस तरह से प्रचार प्रसार इसका हो रहा है, लगातार प्रधानमंत्री मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में मुस्लिम कौम इस समय दिक्कत में है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत में कुछ भी है, पर जो है राइट्स की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे जो है बात आती है जो है इक्वलिटी की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे जो है कुछ हम लोग को जो है ऐसे देखा जाता है जैसे हम लोग जो है बहुत बड़े क्रिमिनल हो। मुस्लिम हो, अच्छा तो ऐसा है वैसा है, बस हम लोग को जो है एक तरीके की जो है हम लोग की हुलिया से देखा जाता है। बस हम लोग अपना नाम बता देते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम हो, ऐसे तरीके का। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? सलमान सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो मेरा गृह जनपद बलरामपुर है। मैं यहाँ शैक्षणिक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में हूँ। क्या करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? क्या पढ़ते हैं? यहाँ से हमारा पीजी चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन। किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं आप? पर्सियन से। अच्छा, पर्सियन से कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? क्या माहौल है? पिछले 10 साल में क्या बदल गया? अरे पिछले 10 सालों का अगर आप आकलन करेंगे तो बहुत कुछ बदला है। समय बदला है, स्थितियाँ बदली है, तमाम लोगों का कार्यकाल है वो बदला है। अब नहीं, मैं शैक्षणिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस लिहाज से बताइए। देखिए सर, बहुत कुछ बदल गया। अगर शैक्षणिक लिहाज से अगर हम विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ के रूप में बात करें तो बहुत कुछ बदल गया है। एक समय था कि ये हमारा विश्वविद्यालय ISPC के क्षेत्र में सबसे अव्वल आता था, जो कि आज वह परिस्थिति एकदम बदल गई है, विपरीत हो गई है। ऑक्सफोर्ड अभी इसलिए कहा जाता था। हाँ, बेशक इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि जो कि अब नदारद हो गया। जो आज एक संज्ञा दी जाती थी ईस्ट ऑक्सफोर्ड, वो ऐसा नहीं रह गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें पलायन कर गई हैं दिल्ली की ओर। अब उसके पीछे कई कारण हैं। सरकार के भी मेन फैक्टर सरकार को कहते हैं उसके पीछे, और जो एकेडमिक काउंसिल है उसका भी कई रीजन है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ वो फैक्टर सब नहीं कहा जा सकता है। इसी सर, लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा बताइए। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? देखिए, जो मैं सोच पा रहा हूँ, इस बार लड़ाई तो टफ है। लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना पिछले 2019 के मुकाबले में थी। हाँ, कारण बताइए जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। कारण क्या? कारण तो अनेक है। कारण गिनाएंगे तो हो सकता है आपके पास समय ही ना हो। सबसे बड़ा फैक्टर हम लोगों के लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? बेरोजगारी होने की वजह से हमारा देश गर्त में चला जा रहा है। बेरोजगारी होने की वजह से GDP से लेके अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? नौजवानों के भाई, यदि घर में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो कैसे घर की अर्थव्यवस्था चलेगी? कैसे देश की अर्थव्यवस्था में वो योगदान देगा? तो कई फैक्टर हैं। अगर एक एक फैक्टर को हम बताएं तो पूरा वक्त बीत जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार सरकार तो बदलेगी नहीं, लेकिन हाँ सरकार बदलेगी नहीं। सरकार तो बदलेगी नहीं, लेकिन सरकार कमजोर रहेगी इस बार। मतलब आपको लग रहा है बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी?
सत्ता में तो रहे काबिज होगी, लेकिन ये है कि कमजोर रहेगी। विपक्ष मजबूत रहेगा, सरकार कमजोर रहेगी इस बार। ये जो बड़े बड़े फैक्टर्स, वो बड़े बड़े निर्णय लेते थे, वो इस बार नहीं ले पाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अकरम हाशमी है। चश्मा यार बड़ा अच्छा है आपका, कहाँ से लिए? शुक्रिया। ये यही इलाहाबाद से लिए थे हम चश्मा जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। शुक्रिया शुक्रिया। बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ लोकसभा में? हमारे यहाँ हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो सुल्तानपुर है। वहाँ से मेनका गांधी जी लड़ रही हैं और उनके वर्सेस एक सपा से इंडी गठबंधन से है, बिंद जी है। तो माहौल लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे तो मेनका गांधी जी की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी, क्या लग रहा है? 80 में अप्रॉक्स 45 से 55 बीच में। और पूरे देश में? पूरे देश में लगभग 210 से 240 के बीच में एनडीए। मतलब इनकी सरकार नहीं बन पाएगी? मतलब ये है कि जैसे अभी तो इंडी गठबंधन एक है, लेकिन हो सकता है बाद में फूट भी हो जाए। तो इसकी वजह से फूट तो उधर भी हो सकती है, नीतीश कुमार फूट सकते हैं। नहीं वो फूटेंगे नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी सत्ता पाएगी। 272 ही चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने दम पर 210 से 220 के बीच में रहेगी। और अच्छा, यहाँ इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद जो स्टूडेंट रहते हैं जी जी, उनके मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर सबसे बड़े स्टूडेंट का यही है कि रोजगार हो गया, अच्छी शिक्षा हो गई। आप किसी तैयारी करते हैं? हम अभी हमारा हुआ एमएड कंप्लीट, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बीएड भी हम किए हुए हैं। अभी हम पटना जाएंगे, कल हमारा पेपर भी है वहाँ का। तो कोई नौकरी लगी है आपको उत्तर प्रदेश में? नहीं, अभी नहीं लगी है हमारे। 4-5 साल में कोई टीचिंग की वैकेंसी आई? यूपी में वैकेंसीज नहीं आई। कितने साल? 2020 में आई थी वैकेंसीज। और 22 वाले अभी पीजीटी हम भरे हैं, अभी उसका भी पेपर कुछ पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं? हम मुस्लिम हॉस्टल में रहते हैं जी। कैसे वहाँ माहौल है पढ़ने लिखने? माहौल हॉस्टल का बहुत बेहतरीन है। थोड़ा बीच में गड़बड़ी हुआ था, लेकिन वो सब अच्छे हैं। लड़के जो है अब इस समय अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम हॉस्टल का नाम देखेंगे आने वाले समय में, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बहुत अच्छा है, खासकर मुस्लिमों को मुझे लगता है अल्पसंख्यक जो है उनको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी अभी और उनको देश की मुख्य धारा में आके। हाँ, देश की मुख्य धारा में तो मुस्लिम हरदम रहे हैं, आज़ादी से लेकर आज़ादी। मुख्य धारा में हमेशा रहे, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है, जैसे नौकरियों में, शिक्षा में आगे बढ़े। हायर में मुस्लिमों का बहुत कम योगदान है। हम लोग एमएड कर रहे थे तो एमएड में सिर्फ 2 ही बच्चे थे मुस्लिम, लड़कियां और खास लड़कियां थी ही नहीं एमएड में। और बीएड जब हम कर रहे थे तो बीएड में भी लगभग हम ही अकेले थे। मुस्लिम लड़कियों को इतने पिछड़ेपन की वजह क्या है? मुस्लिम लड़कियों के पिछड़ेपन का कारण यही है कि सबसे पहले उनका जो विवाह का एज है वो बहुत पहले हो जा रहा है, तो वो पढ़ नहीं पा रही हैं। और ज़्यादातर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का, मुस्लिमों का बहुत स्थिति खराब है। शहर में देखेंगे तो वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा के स्तर पे बहुत हाँ खराब है। और आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है? आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। शिक्षा तभी है जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तभी है। अब यहाँ आपका नाम क्या है? काशान अब्बासी। क्या करते हैं आप? मैं छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। क्या पढ़ते हैं? मेरा अभी BA 3rd ईयर है। क्या सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश है, मेडिकल है, एजुकेशन। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आप भविष्य में? अभी इसके बाद मेरा 3rd ईयर, इसके बाद लॉ जो है करूँगा। वकील हो रहे हैं? हाँ, वकालत क्या, सिविल दूंगा, PCS। और रहने वाले कहाँ के? रहने वाला मैं इलाहाबाद का ही हूँ। राहुल गांधी की रैली में आप थे? राहुल गांधी की रैली में नहीं, राहुल जी का जो छात्रों के साथ संवाद था अभी पिछले दिनों दिल्ली में, जो पेपर लीक हो जा रहे हैं और जो शिक्षा की इतनी बदहाल है शिक्षा इस वजह से, तो उनका जो संवाद था उसमें हम लोग गए हुए थे। क्या रिस्पॉन्स बातों को रखने के लिए कुछ नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है। राहुल जी ने सबसे पहले कहा है कि जो GST है, शिक्षा पे जो GST लागू कर दी गई, जिसकी वजह से जो गरीब छात्र, जो पिछड़े तबके का छात्र है, वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। क्योंकि ऑलरेडी अभी हम देखें, अगर पहले था कि अगर किसी कोचिंग फीस में हम लोग कोचिंग की जगह जाते थे, फीस जमा करने तो वहाँ 42,000 फीस थी, 42,000 जमा होती थी। अब आप 42,000 रुपये जमा करने फीस जाइए, वो 18% GST आपको प्लस में बताते हैं, 7,000 रुपये। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो आम तबका है, जो आम वर्ग है, पढ़ना चाहता है, वो पीछे छूट जा रहा है। तो राहुल जी ने कहा कि इसको हटाएंगे सबसे पहले, और पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। राहुल जी ने जो भी कहा। ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ हैं? यही मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद का क्या माहौल? इलाहाबाद का माहौल अच्छा है। उज्जवल जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उज्जवल इंडिया गठबंधन की वजह से। क्योंकि जो पिछली सरकार है वो
कहीं ना कहीं सफल नहीं रही। जो उन्होंने नारा दिया था वो अपने नारों पे नहीं सफल रहे। जैसे जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप देखिए दूध दही चीनी सब पे 18% टैक्स, शिक्षा पे टैक्स, हर आम चीजें जो आम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं उन पे टैक्स। तो उनसे कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान है, अमीर गरीब सभी वर्ग परेशान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आप देख रहे हैं, और उसके बाद हाथरस देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि 2014 के बाद जब से सत्ता में आए हैं हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल कहीं ना कहीं खाई बड़ी है, समाज को बांटने का काम किया है इस सरकार ने। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, माइनॉरिटी का बजट आप देख लीजिए आज कहाँ है। जो हज यात्राएं लोग करते थे अभी उसकी सब्सिडी हटा दी इस सरकार ने, दुगना हो गया उसका। जो हज सरकार तीर्थ की कोई सब्सिडी नहीं देती है, तीर्थ नहीं करती। नहीं, पहले सरकार का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि इंडिया ने भारत एक सेकुलर स्टेट है जी और वो नहीं वो इस तरह ठीक काम है, नहीं पर आप माइनॉरिटी का बजट तो देखिए। माइनॉरिटी आप कहीं ना कहीं सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखेंगे, माइनॉरिटी कहीं ना कहीं पीछे है। तो जो माइनॉरिटी का बजट दिया जाता था, आज देखिए माइनॉरिटी का बजट कहाँ है। शिक्षा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फेलोशिप दी जाती थी छात्रों को, माइनॉरिटी को, आज कहाँ काट दी सरकार। उसके बाद आप आजाद जो स्कॉलर थी वो तो चल रही है। नहीं सरकार ने खत्म कर दिया फेलोशिप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे के फेलोशिप कर दिया है। अच्छा जी, क्या तर्क दिया है? सरकार तर्क दे रही है कि अब माइनॉरिटी मतलब कोई जरूरत नहीं है इसकी, सक्षम है लोग। हालांकि आप देख रहे हैं पिछड़ा समाज मुस्लिम आज बहुत पीछे एजुकेशन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद अंसारी है। तो अंसारी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इलाहाबाद का रहूँ। यही इलाहाबाद के ही है? इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद हमारा घर पड़ता है ये अटाला। तो अटाला पड़ता है तो इलाहाबाद सिटी होगी आपकी? हाँ फूलपुर लोकसभा। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, गठबंधन प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। और अब माहौल क्या है, जनता इस बार देखिए, इस बार जो देश और प्रदेश में जो वोट है वो मौन है। हाँ आप भी देख रहे होंगे। और जब बोल कम रहे। हाँ, जब मौन होता है तो निश्चित तौर सत्ता परिवर्तन होना तय हो जाता है। और कई बार अप्रत्याशित भी होता है। ये नहीं, ऐसा तो बहुत कम दिखाया था, लेकिन जो फैक्टर है ये मौन होने का, इसमें परिवर्तन जो है निश्चित रूप से हो जाता है। क्योंकि जनता देश की, प्रदेश की, तमाम पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो एकदम हताश हो चुकी है। जो जिस मुद्दे पर इनको वोट दिया गया था, 1 दशक सरकार चली इनकी, उसके बाद ये अपने तमाम मुद्दों पर विफल होते नजर आए। अच्छा ये बताइए, कुछ अच्छे काम बताइए जो इनके आपको अच्छे लगे इनके मोदी सरकार में। हमको तो पूर्ण रूप से मैं इनको नाकारता हूँ। लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं पूर्ण रूप से नाकारता हूँ इसको, बाकी जिसको अच्छा लग रहा हो अच्छा लगे। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखता है, पुल बन रहा है, रोड वगैरह। मैं क्या बताऊँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है। अभी इसी रोड पर देखिए क्या निर्माण हुआ है। ये जो रोड है ये अपने इलाहाबाद जैसे VIP रोड मानी जाती है। अगर भारत के राष्ट्रपति भी आएंगे, संगम जाना होगा तो हमको लगता है इसी रोड से जाएंगे। हाईकोर्ट के सभी जजेस इसी रोड से जाते हैं। हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास जो चौराहा है सबसे VIP रोड है ये, और वो बालसन चौराहा सामने है, वो भी VIP रोड है। दोनों के पास जब बारिश अगर हल्की सी हो जाए तो दोनों पर तालाब बन जाएगा। क्या मेन रोड पे जब तालाब बन जा रहा है, एक्सीडेंटल घटनाएं जब बढ़ रही है, उस पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई कार्य करने वाला नहीं है। कौन अब जिसको सराहना है वो सराह रहा है। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें आएंगी, आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें आप 30 तक लगभग जो अनुमान। मतलब इनको जो है लगभग 30 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 63 जीते थे। नहीं, नुकसान तो इस बार इनको पूरे देश में हो रहा है। और ये लोग समझ चुके हैं। ये आपकी बार इनका जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक उन्माद इस तरीके से बताते आए हैं कि अभी देखिए, आप देखे होंगे कन्हैया कुमार वर्सेस जो है कौन है, मनोज तिवारी से पूछा कि आपका जो है मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा एक तरफ भारत माता की जय, एक तरफ भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इसी प्रकार अगर मैं उनको जवाब देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि चुनाव गोडसे बनाम गांधी का चुनाव, स्पष्ट रूप से ये चुनाव, क्योंकि उन्हीं के पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी के ऊपर जो है उनकी मूर्ति बना करके उनको गोली मारे। उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उन्हीं की विचारधारा से प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी, इसमें RSS कह लीजिए, कुछ भी। RSS क्या है? RSS भी तो उसी का एक अंग है। बाद में कहने के अलग कि हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जब अगर भाजपा का जब प्रचार करना होगा, झोला उठाएंगे और जो है कहेंगे कि मैं तो आया हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ, खा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। नहीं बताइए, इस पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मुस्लिमों को क्या टारगेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हमको गजनी टाइप दिख रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हमको गजनी टाइप दिख रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उसी की तुरंत बाद कह देंगे कि
भाइयों बहनों, ये मुसलमान जो है रूबी का लियाकत को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। रूबी का लियाकत में पत्रकार नहीं मानता है, हाँ। क्यों? नहीं मानता बस। कुछ कारण? अब उनकी पत्रकारिता आप देखिए, आप मैं कहता हूँ आप तमाम लोगों से कि पत्रकार जो होता है, पत्रकारिता में क्या पढ़ाया जाता है, उसका जो प्रोफेशनल इथिक्स होता है सबका, क्या अगर वो उस पर खरा उतर रही तो मैं उनको पत्रकार मान लूँगा। ये अपने प्रोफेशनल इथिक्स के एकदम इतर जा रही हैं, ये एकदम अपने प्रोफेशनल इथिक्स पे किसी प्रकार से खरी नहीं है। किसको पत्रकार मानते हैं? आप कुछ लोग हैं, चुनिंदा नाम बता लेना ठीक दीजिए। नहीं है। नहीं बताइए। रवीश कुमार जी को देख लेते हैं, अजीत अंजुम जी को देख लेते हैं, इसी प्रकार एक दो पत्रकार हैं, उन लोगों को देख लिए। और मैं तो मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया से अच्छा आप यूट्यूब देख लीजिए, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं, रैंडम बात कर रहे हैं। एक मेन स्ट्रीम मीडिया आती है तो जिले के नेताओं को बुलाएगी, उनको बुलाएगी, उसके बाद चाय नाश्ता, उसके बाद वो एक होता नहीं कि जैसे पहले गांव में होता था कि मुर्गा लड़ाया जा रहा है, जब दो मुर्गे लड़ते थे तो बड़ा जमावड़ा लग जाता था कि आज मुर्गा लड़ाया जा रहा है, चलिए मुर्गे की लड़ाई देखा जाए। उसी प्रकार होता है, कोई अपना गमछा लेके चला आया, कोई अपना गमछा लेके चला आया, उसमें मुद्दे की बात ना हो करके लोग अपने नेता की बड़ाई करते हैं। इसी प्रकार से छात्र, और मेन बात यह कि जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें छात्र राजनीति को तवज्जो दिया गया है। हाँ, उन्होंने स्टूडेंट यूनियन नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति जो है जब बंद हो चुकी है, एक जो है ये कोख जिसको कहते हैं, जो एक प्रतिरोध की जो विरोध की जो कोख है उसको समाप्त कर दिया गया है। और जिस प्रकार से एक अच्छी स्वादिष्ट रोटी के लिए उसको तवे पर अलटना पलटना जरूरी है, नहीं वो जल जाएगी तो खराब हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं। इसीलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर से मांग रहा है। और आपके माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अब आप सत्ता परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाएगी। क्या नाम है चाचा आपका? मक्खन सिंह यादव। तो ये बताइए क्या माहौल है इलाहाबाद का? माहौल तो बहुत गंदा है, ये गंदा है, महंगाई चरण छुए हुए है, महंगाई पे कोई रोक नहीं, पैसा आता है, पैसा पता नहीं चलता क्या होता है। तेल 200 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, आटा साला 50-40 रुपए किलो, कहाँ से आदमी खाएगा बताइए, क्या पहनेगा क्या? अब बच्चे बीमार होकर दवा बिना मर जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, देश को एकदम राम राज्य बना दिया। राम राज कैसे बना? राम राज तो जन्म से था, जब तो जनता पैदा हुई जब तुमका राम है। राम तो सबका है, राम सबका है, बनाने से क्या वो बना है? जनता का पैसा बना है, कोई वो थोड़ी बना दिए मोदी जी। क्या कह रहे हैं? राम जी जो है आप लोग के सन 2014 से पैदा भय के पहले राम जी नहीं रहे। हाँ। अरे हाँ, क्या कर रहे हो? आपको जाना तो नहीं, हम तो जान रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हाँ। क्या स्टैंड है? और मोदी जी ऐसे विद्यमान जीव आदमी हैं कि उनका मान सम्मान करना चाहिए कि जिस तरीके दिमाग से वो खेल रहे हैं वो और अदर आदमी के दिमाग में नहीं आएगा। और जो आज तक वो बरकरार है, हो सकता है कि बरकरार रहे। जनता को खुशियाली चाहिए, क्योंकि उनके सारी चीज औजार जितने होते हैं ना, ठिया होता है, मिस्त्री होता है, लेबर होता है, परुआ गहता होता ना, सब उसके उनके पास हो। जैसे हम लोगों के पास मजदूरी करते हैं ना, तो हम लोग के पास सब रहता है, तो इसे सब उनके पास है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जनता को आदमी कहाँ मिलेगा? आप लोगों को मान सम्मान इज्जत देना चाहिए जाके, जितने पत्रकार हो। अरे बोलो, सही बोलो। हम सही बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं। टीवी वाले जो पत्रकार हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं देते। हम लोग तो भाई पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हम हैं। जो बोल रहे तुम ना समझ पाओ, जो समझ गए हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बोलेगा? ये बताइए बेरोजगारी की स्थिति क्या है? अरे बेरोजगारी में कहा, बेरोजगारी भुखमरी पे है और क्या? नौकरी है ना चाकरी और है। कोई बच्चा न लड़कन के नौकरी न चाकरी। बुढ़वा आदमी कितना कमाई का बेंचो, ये बुढ़ा आदमी कहाँ से कमा के लायक खिलाई लड़कन के? बुढ़वा आदमी कहाँ से लायक कमा के खिलाएगा? सारा पेपर लीक हो रहा है, सारा पेपर लीक हो रहा है, नौकरी बच्चों को मिल रहा है, युवाओं की उम्र खत्म हो जा रही है, न कोई नौकरी है न चाकरी, महंगाई से भ्रष्टाचार बिल्कुल करे हुए हैं। कहाँ से इनकी सरकार आएगी, कैसे आएगी? अब गुंडागर्दी आगे बढ़ गया है। ये तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। कहाँ खत्म करती? गुंडागर्दी बहुत ज्यादा आगे। गुंडागर्दी अभी हम आप कर रहे थे। कितने के मारेंगे, कितने के गुंडा पैदा होंगे, ये खत्म कर रहे। वो गुंडागर्दी खत्म हो गई, वो खुद कर रहे हैं। तो मतलब ये बताइए कि आप लोग एकदम खुश नहीं है सरकार से? हैं? खुश नहीं है? क्या खुशी है? जिस तरीके नहीं रो रहे हैं हम लोग, इस सरकार से रो रहे हैं कि भगवान कोई कर तो सरकार आए, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा मर जाना ठीक है। लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, कूद के मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, घर में बाप बेटे लड़े जा रहे हैं, खाना नहीं है, क्या करेंगे? तो ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? ये हमने जो प्रधानमंत्री बने, जो भी बने,
कम कम जनता को ख्याल करें, जनता को ख्याल करें। हमने कहते मोदी जी बन रहे हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी को भी करें, जनता को ख्याल नहीं करते, केवल अपना को ख्याल करते हैं। ऐसा किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसको मराना चाहते हैं? हाँ। अरे जो सही आदमी रहेगा वो अपने आप बन जाएगा, अपने आप पब्लिक चुन लेगी। तो मोदी जी 2 बार चुन चुन लिए रही है पब्लिक, आप लोग देख रहे हैं कौन किसको चुन रहा है। हमारे कहने से थोड़ी बन जाएगा वो प्रधानमंत्री कोई। ठीक। वो तो सड़क पे पब्लिक आ रही है, सड़क पब्लिक बता रही है कि कौन बनेगा। तो आपको पता चल जाएगा कौन बनेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? आयुष राय, इलाहाबाद। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर में। गाजीपुर में क्या माहौल? गाजीपुर में देखिए तो सपा का माहौल है। हम बीजेपी जो है कैंडिडेट जो है कमजोर दिया है, इस वजह सपा का माहौल है वहाँ पे। जानबूझ के बीजेपी ने कमजोर दिया है? अब जानबूझ कर या फिर जो भी समझिए उसको, जहाँ तक हमें लगता है जानबूझ के दिया है, क्योंकि वहाँ पे मनोज सिन्हा का जो वर्चस्व है उस वजह से। सपा से कौन लड़ रहे हैं वहाँ? सपा से अफजल अंसारी। तो अफजल अंसारी को तो मैंने सुना है वहाँ काफी अच्छा माहौल है। हाँ माहौल है उनका, ठीक ठाक माहौल है, लेकिन हम देखिए हो सकता है उनका नामांकन भी निरस्त हो जाए, उनका गैंगस्टर का जो है चार्जेज है उस वजह से। अब देखिए क्या तो गैंगस्टर का चार्जेस है, लेकिन अभी अदालत ने सजा तो दी नहीं है उनको। सजा नहीं हुआ, 22 मई को सुनवाई है। अब देखिए उसमें क्या होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप इलाहाबाद में क्या देख रहे हैं? कैसे? इलाहाबाद में तो काटी की टक्कर है, 50-50 है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं? बीजेपी की 50+ होगी, 50+। हाँ। और पूरे देश में? देश में देखिए 270 के आसपास ही रहेगा। तो ये थी इलाहाबाद की जनता, इलाहाबाद के आम लोग, कुछ छात्र, कुछ व्यवसायी, कुछ कामगार। तो इलाहाबाद की आम जनता जो यहाँ रहती है, इनके मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है और इस तरह के मुद्दे के साथ जनता इस सरकार के खिलाफ है। और जनता चाहती है कोई ऐसा पीएम बने, कोई ऐसी सरकार बने जो जनता के लिए बेहतर सोचे, जनता के लोक कल्याण के लिए सोचे, छात्रों के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे। आप थे आलोक त्रिपाठी के साथ, विदा लेते हैं, नमस्कार।